माँ रेवा, जिसे नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है। सदियों से ये नदी यहाँ बसे लोगों की न केवल प्यास बुझा रही है, बल्कि उनका पालन पोषण भी कर रही है। परंतु प्रदेश की हृदय रेखा के समान ये नदी संपूर्ण प्रदेश के लोगों के लिए काफी नहीं थी। 80 के दशक की हरित क्रांति से पंजाब सहित देश में ट्यूबवेल का प्रयोग आम हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण यहाँ के खेतों में सिंचाई एवं पीने के पानी की भयावह समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या का हल ढूंढना सरकार के लिए एक चुनौती थी। करीब 2 वर्ष पहले हमसे IWMI, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि वो जल एवं भूमि के मुद्दों के ऊपर कार्य करना चाहते हैं और उसमें कार्ड उनके लिए कुछ स्टडीज़ करे। कार्ड सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक NGO है जो कि पिछले 12 साल से मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जल और भूमि के मुद्दों पर काम करता है, लैंड एंड वाटर के इश्यूज़ के ऊपर, और हम लोगों की आजीविकाओं में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। मुख्यतः मध्य प्रदेश के पश्चिम और पूर्व के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस अभियान के लिए कार्ड ने FAO और IWMI के सहयोग से जिले, संभाग एवं प्रदेश स्तर पर सूचना प्रचार के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। इस अध्ययन से 2 मुख्य मुद्दे सामने आए, जिसमें से एक मनरेगा के अंतर्गत मेड़ बंधान का कार्य था और एक रेवा सागर अभियान। उमाकांत उमराव 2006 में देवास जिले के कलेक्टर नियुक्त हुए। जब उन्होंने जिले की स्थिति का अध्ययन किया, तब जल एवं कृषि का मुद्दा मुख्य रूप से सामने आया। तो हम एक ऐसे मॉडल की तलाश में थे जो व्यवहारिक हो, सिंपल हो, एक इंडिविजुअल किसान कर सके और उसमें इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होना चाहिए। देवास में औसतन वर्षा 800 से 1000 मिलीमीटर होती है। ये मानवीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही दूसरे जल स्रोतों के अभाव में यहाँ की स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। ऐसे में वर्षा के पानी का सदुपयोग करना ही एकमात्र उपाय था। रेवा सागर अभियान के अंतर्गत किसानों को अपनी कृषि भूमि के 10वें हिस्से में तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके लिए सरकार ने आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई। गांव में कहावत है कि 1 फीट ज़मीन के लिए वो अपनी जान दे भी देते हैं और जान ले भी लेते हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे किसानों को ये तैयार करना था कि वो अपनी ½ एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन पानी संग्रहण के लिए या जल संरक्षण के लिए दें। प्रस्ताव जब हमने घर में रखा तो इसके लिए हमारे परिवार वाले कोई तैयार नहीं हुए। बोले कि कोई फ़ायदा नहीं इससे और फोकट 5-10 बीघा ज़मीन बिगाड़ना है। हमारा काम हम चालू करते रहे। अब तालाब का आकार जब बनने लगा तो कुछ लगा कि क्या हो रहा है। लोग बोल रहे थे तालाब खोदे, बोल रहे हैं कि इसको खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा है वैसा। खैर ठीक है, हम तो खोदते रहे। जब उसका बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, शुरू में इकट्ठा होने के बाद में उस पानी का जब हमने उपयोग किया तो हमने लोगों को बताया कि हमने जब तालाब खोदा इसकी लागत आई 52,000 केवल, और इससे जो इनकम हुई है हमने 15 बीघा में इसको पानी लगाया। डालर चना एक्स्ट्रा 30 कुंटल हुआ। इसी बात को लेकर जो छोटा भाई विरोध करता था वो खुद सुबह ट्रैक्टर फांदता और उसकी जुताई उताई करके मिट्टी बाहर फेंकता। उसने 100 बाय 100 का एक गड्ढा 4 फीट उसने बैठा दिया। मतलब इतना जो विरोध करने वाला आदमी इतना सपोर्ट में हो गया।
जहाँ तो एक तरफ हमें प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल प्रचार प्रसार का काम ही करना था, हमने अपने साथ अपनी टीम के लिए कुछ टारगेट भी सेट किए कि जहाँ जहाँ पर हम इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहाँ हम कोशिश करें कि किसान आगे बढ़कर आएँ और वो अपने अपने खेतों में तालाब बनाएं। ये संसाधन बड़े और मध्यम किसानों के लिए था, ऐसे किसानों के लिए था जो खुद अपने संसाधनों से अपने खेत के ऊपर तालाब का निर्माण कर सके और उससे फायदा पा सके। तालाबों के निर्माण से न सिर्फ किसानों के उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि उन्हें आजीविका के और भी बेहतर साधन उपलब्ध होने लगे। तालाब जब बनने लग गए तो उस तालाब की वजह से पानी का स्तर ऊपर भी उठने लग गया और पानी डायरेक्ट भी खेत में मिलने लग गया। पहले जो फसल एक होती थी, अब तालाब खुदने से अन्य फसलें से चने, ये मूंग, डालर चने, गेहूँ, सब्जियाँ, ये डबल या तीन गुना फ़ायदा होगा उससे पहले। हमने मकान बनाए, ये मकान बाद में बनाया, ये बनाया, वो बनाया, खाते में प्लाट लिया, गाड़ी हम 2-3 भाइयों के पास 3 गाड़ी है, 4 व्हीलर स्विफ्ट डिजायर खरीदी अभी, सब इसी खेती की देन से। थोड़ा अच्छी हालत में हो गया है, पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। अपनी जीप है, अपनी कार है, अपनी मोटरसाइकिल है, बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, इन्वर्टर ले आए हैं, मतलब पहले से आदमी ज़्यादा सकुशल है। खेती भी अच्छी, 2 खेती है, कुंटल भरनाज हो वहाँ 20 कुंटल हो, 20 हो वहाँ 50 हो। साथ ही रेवा सागर मूवमेंट में कुछ युवा भी आगे आए हैं जो कि अपना पढ़ाई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करना चाहते थे, लेकिन उन्हें दिखाई दिया कि तालाब करके भी हम खेती में आगे जा सकते हैं। इंदौर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी देवेंद्र खिंची ने शहर छोड़ गांव में बसने का निर्णय लिया। मैं आया तो काफ़ी आने का डिसीजन तो ले लिया, पर यहाँ पे बहुत सारी समस्या थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पानी के बगैर खेती करना पॉसिबल नहीं था, लागत ज़्यादा और जो प्रॉफिट था वो बहुत कम था। बोरिंग भी लगा है, उसमें भी फल रहा है, क्योंकि पानी था ही नहीं ज़मीन में तो निकलेगा कहाँ से। तालाब का पानी रहता है वो काफ़ी उपजाऊ रहता है। फसल की जो खाद की पूर्ति है वो भी उसको लगभग हो जाती है। और तालाबों से पानी खींचना बहुत आसान हो गया, आप पंप से खींच सकते हो पानी, अपने को दिखता है कि कितना, उसकी अपन प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ पानी की थी, और जो हमारे यहाँ बदलाव आया वो एक क्रांतिकारी बदलाव है। इससे जो लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हुई है और वो ज़माने में लड़ने के लिए, मतलब रहने के लिए सक्षम हुए हैं। हमारे जब ग्रास रूट लेवल पर हमारी जो संस्था के साथियों ने कार्य किया तो उस दौरान उन्होंने छोटे छोटे स्तरों पर लोगों के साथ जाकर जब ये चर्चाएं की तो उससे प्रभावित होकर बड़े किसानों ने अपने आप इकट्ठे मिलकर कुछ सामुदायिक तालाबों को गहरा किया। मैंने खुद ने 4 तालाब बनाए, मेरे परिवार के लोगों ने भी 10-15 तालाब बनाए, और गांव में अब करीब 100 से ऊपर तालाब, 125-130 तालाब हो गए। इस पूरे आंदोलन को उमाकांत उमराव जी ने भागीरथ कृषक अभियान का नाम दिया और जिन्होंने इसे अपनाया उन्हें भागीरथ कृषक के नाम से सम्मानित किया गया। हम लोगों ने 1000 and 1000 कल्ट क्रिएट किए and they became the role model for others. लोगों को गांव में घर घर जाकर प्रेरित किया कि बरसात के पानी को रोको, जिनकी सूखी खेती थी उनको पानी के बारे में समझाया और उनसे कहा कि अपनी ज़मीन के 1/4 हिस्से में तालाब बनाए।
ये बड़े हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है कि आज हमारा ज़िला जल संवर्धन के क्षेत्र में जो है आज इतना अनुकरणीय कार्य हमारे किसान भाई कर रहे हैं। किसान भाई हमारे बधाई के पात्र हैं। इस अभियान के दौरान 6000 से भी ज्यादा तालाबों का निर्माण किया गया। तो इस तरह से ये धीरे धीरे करके 2006 से आज अपन आप 2012 में चले जा रहे हैं। 6 साल के अंदर ये यहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति आई है। और ये मैं अपने स्टाम्प पेपर पर आप लोगों को लिख के दे देता हूँ कि हमारे गांव के अंदर कभी भी भविष्य में पानी का संकट नहीं आएगा। मध्य प्रदेश का लगभग 1/3 भाग ऐसा है जहाँ पर कि ज़मीन जो है ऊंची नीची है, असमतल है, इसलिए वहाँ पर पानी के संसाधन पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ज़रूरत होती है इन सिटू खेतों में ही पानी को रोकने की, जिसे कि हमारी पारंपरिक एक विधि रही है मेड़बंधान की। मेड़बंधान के द्वारा हम पानी रोककर खेती करते हैं। किसी समतल खेत की मिट्टी को खोदकर उसके चारों ओर कम से कम 1 मीटर ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाती है। ये दीवारें वर्षा का पानी खेतों में ही रोक लेती हैं। जो धान की खेती में बहुत लाभदायक साबित होता है। काश्तकारों को अक्सर ये होता था कि पानी जो गिरता भी था वो बह के चला जाता था और उनकी मिट्टी भी ले जाता था साथ में। पानी नहीं ठहरता था, वही हल्के धान बोते थे जो 100 दिन के अंदर आने वाले, तो उसमें निंदाई गुड़ाई भी नहीं हो पाता था, तो चारा बहुत ज़्यादा हो जाता रहा, तो उससे भी कुछ मार खा जाते थे। ऐसी योजना बनाई जाए जिससे पानी जहाँ का पानी है वो वहीं रुक जाए। वर्षा का पानी जो गिरता है उसको हम वहीं पे ही रोक लें, अरेस्ट कर लें, ताकि ये इनके कृषि कार्य में उपयोगी हो सके। सरकार की सोच को आगे बढ़ाते हुए काट संस्था ने लोगों के साथ समय समय पर बैठकों का आयोजन किया और लोगों को प्रोत्साहित करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। मेड़बंधान बनाने से एक तो उनके खेतों पे पाल बन रही है, प्रोटेक्शन हो रहा है, और दूसरा जो मेड़ वो बना रहे हैं उसके एवज में उन्हें मजदूरी भी मिल रही है। तो ये 2 चीज़ें होने की वजह से उनको कन्विंस करना हमारे लिए भी थोड़ा सा आसान रहा। मेड़बंधान होने से, पानी रोकने से, खेतों में रोकने से नदी का पानी भी है अपन को पर्याप्त मिलता है, कुएं का भी पानी बढ़ता है, सभी जगह पानी मिल रहा है। भूमि में उर्वरा शक्ति जो है बढ़ी है क्योंकि नमी लंबे समय तक रहती है, जिससे कि रबी की फसल लेने में वो सक्षम हुए हैं, और रबी की फसल लेने से उन्हें जो है आय जो है उनकी एडिशनल हो गई है, उनको अतिरिक्त आय भी मिलने लगी है जो पहले उनको नहीं मिलती थी। तो आज मेड़बंधान होने से हमारा यहाँ समतल था, तो यहाँ अनाज कुछ नहीं था। आज हम इस खेत में 2 बोरा या 3 बोरा धान पाते थे। आज हम काट संस्था का काम हमने करवाया, तो वही आदमी कहता है कि आज हमने 10 खंडे धान इसमें पैदा किए। पहाड़ी से पानी आया, इसके बाद में पत्थरबंदी लगा हुआ, उसमें पानी रुका, मेड़बंदी करवाई, उसमें भी पानी रुका, और उसमें फिर करवाया, उसमें भी रुका। ये 2, 3, 4, 5 मेड़ में पानी रुका, तो पानी रुकने से आने दूसरा तीसरा खेत को सबको नमी मिला। इसमें हमको धान का फसल सही मिला। हम एक एवरेज रेनफॉल का ही आंकड़ा लें तो यदि हमारे मंडला में रेनफॉल ज़्यादा होती है, 1200 mm होती है, लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो 1200 mm के आंकड़े को भी ले लें और पूरा यदि हम नहीं रोक पाए तो कई बार हम उसमें जो पानी रोकते हैं लगभग 3-4 महीने तक एक खेत में, तो हम 3 लाख हेक्टेयर मीटर तक पानी भी रोक रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े डैम का पानी रोकने की कैपेसिटी हो सकती है, और जिसको बनाने में शायद बहुत लागत आती है। अपन का पानी रोकने से अपन को कितना फ़ायदा है। आज मेड़बंधान में अगर मेड़बंधान कर लिए, पानी रोक लिए, अनाज भी पैदा कर लिए और अपना ज़मीन का भी नमी बन गया। आने
अपना जीवन जो है अपने सफल हो गया। अगर मेड़बंधा नहीं होता तो अपन का तो भुखमरी इस गांव में रहता था। कुओं में वाटर टेबल बढ़ गया है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ हमारे यहाँ विगत 2-3 साल में जो गर्मियों में पेयजल परिवहन पे राशि खर्च होती थी उसमें भारी गिरावट हो गई है। मतलब लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। देवास ज़िले में जो कार्य किया गया उसको हमने डॉक्यूमेंट किया और उसके हमने जो है राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों के लिए भेजना शुरू किया, जिसके अंतर्गत उमाकांत उमराव जी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उधर मेड़बंधान में हमने जो कलेक्टर मंडला थे उनका केस स्टडी बनाकर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजी। देवास की करीब हर साल एक पंचायत को भी जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साथ ही हमने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर भी इसका जो है अध्ययन भेजा गया। वाटर डिगेट के अंतर्गत इसे जो है तीसरा पुरस्कार मिला। एक प्रथम तो बात ये रही कि कार्ड को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसको हमने एक छोटे से जिले स्तर से उठाकर पहले प्रदेश स्तर पर और राज्य स्तर पर ले गए। आगे अब हमारी सोच जो है वो इसे अभी छोड़ने की नहीं है। अध्ययन तो हमारा जून में समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम इस मूवमेंट को अब आगे लेकर जा रहे हैं। मैंने IIT से इंजीनियरिंग किया, मैं सिविल इंजीनियर था और मुझे ऐसा लगता था कि बड़े बांध, नहरें ये शायद मात्र हल है पानी की समस्या को लेकर, और आज मैं पा रहा हूँ कि नहीं, वो एकमात्र हल नहीं है, उससे कई बेहतर भी हल है।